हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक इसी सेंटर में भाई मोस्ट वेलकम। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो यार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि हमारे चैनल पे आए हैं। तो जब चैनल पे आ गए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को क्या करो भाई सब्सक्राइब कर लो। क्या करो सब्सक्राइब कर लो यार, इनमें कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दी, जो हमारा 25 दिन 25 मैराथन का हमने डे 1 से लेके डे 15 जो डे 16 तक का कंप्लीट कर लिया था। क्या करूँ डे 16 तक का कंप्लीट कर लिया था। और वहाँ में हमने जितने भी इंडियन इकॉनमी के लेके लगभग इंडियन इकॉनमी जो होती है डे 13 से, क्या करें इसको कहीं नोट बना के लिखे ना, डे 13 से शुरू होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे डे 70 में जो यहाँ पर रहेगा ये यार हमारा रहेगा ना वन शॉट होगा, ठीक है। वन शॉट एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारा टॉपिक है मतलब कृषि क्षेत्र वाला, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं, तो यार वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखो, बहुत बेहतरीन होने वाला है। लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पर और अच्छे से आपको समझने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक का देखिएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या 25 दिन 25 मैराथन का डे कौन सा भाई 17। आप लोगों को मैं करो कि एग्जाम से पहले आपको 25 करवा के जाऊंगा पूरा, कुछ और इसमें ही रह गया, ठीक है। आपके जितने भी मतलब जिस भी डेट पे आपका एग्जाम है तो उसके एक दिन पहले यार मेरी जिम्मेदारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब डे 5 जब मैंने डे 1 से आपको मैंने जब बताया था, मैंने कहा था एग्जाम से पहले आपको 25 दिन 25 मैराथन की आपको पूरी की पूरी सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक। अब हमारे यहाँ पर देखो टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, ठीक। ये जो क्वेश्चन आपका 4 नंबर के है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल मतलब सिंपल सा साधारण सा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है तो उसका हमारे इकोनॉमी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करता है वो, ठीक। एग्रीकल्चर सेक्टर तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है जीडीपी में योगदान। अब जीडीपी मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट की जो हमारा डे 16 था, ठीक है। डे 16 मैंने आपको लोगों को बता गया था। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक देश की आर्थिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गुड्स और सर्विस होती है जो उसका मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो अगर जीडीपी में आप सोचो हमारे देश में क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन होता है किसका, जो क्रॉप्स होती है जो फसलों का उत्पादन होता है, तो क्या वो जीडीपी में योगदान देती है, बिल्कुल। तो ये क्या करेगा आप मतलब इसमें बता सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर द्वारा क्या जीडीपी में योगदान दिया जाता है। दूसरा क्या मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। अब देखो मजदूरी वस्तुओं का मतलब क्या होता है, मजदूरी वस्तुओं का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कपास हो गया, पटसन वगैरह, ठीक है, जो एक तरह से रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होती है किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, गन्ना वगैरह। तो इन चीज़ों के लिए क्या होता है मतलब इनका यूज़ क्या होता है रॉ मटेरियल के रूप में होता है। तो ये भी कहने की क्या होता है ये कहाँ से हमें प्राप्त होती है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रोजगार का स्रोत। ये देखो बताने की तो जरूरत है नहीं यार, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप बिल्कुल करते रहिए, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। बात समझ, मेरा काम क्या है कि आप लोगों के बारे में नए नए कंटेंट को लेना, नए नए टॉपिक को जो एग्जाम में आने के चांसेस है उस पर काम करना, बाकी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने का काम आप लोग संभाल लो, ठीक है। चलिए देखो रोजगार का स्रोत क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार होता है, रोजगार होता है, सिंपल बात है रोजगार होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंडिया में क्या होता है लगभग 70% या 75% क्या होता है हमारा जो क्या होता है, हमारे जो क्या है सेक्टर जो कहाँ पर काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर, हमारे जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग कहाँ एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर रोजगार भी प्राप्त होता है। इसके अलावा कह रहे कि औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल की पूर्ति। अब देखो कच्चे माल का मतलब क्या होता है, जैसे आप कह सकते हो मतलब गन्ना वगैरह हो गया या फिर जो भी कच्चे पदार्थ हो पटसन वगैरह, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह, वो सारा का सारा हमारे को एग्रीकल्चर से मिलता है। कहाँ के लिए, जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। हाँ देखो लास्ट में सेकंड लास्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान। सिंपल बात देखो, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी एग्रीकल्चर होता है तो वहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोडक्शन होती, जो भी चीज़ों का जिन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाएगा क्या वो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में जाती है, बिल्कुल जाती होगी। एक देश से दूसरे देश में जाना तो कहने का एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है कहाँ भी रोल प्ले करता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ठीक है। अब एक और जो पॉइंट आता है राष्ट्र का धन, ये बहुत खास पॉइंट है, ठीक है, राष्ट्र का धन। अब देखो हमारे यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें ना तो इंडिया में स्पेशली क्या होता है कि इंडिया किस
चीज़ के लिए जाना जाता है? एग्रीकल्चर के लिए। तो हमारे यहाँ पर जो भी धन होता है, हमारे राष्ट्र का जो भी धन होता है, तो उस धन में से क्या होता है ना, आधे से ज़्यादा जो हिस्सा होता है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमारे को एग्रीकल्चर सेक्टर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या पॉइंट थे जो कहाँ हमारा इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, अगला टॉपिक अगर यहाँ से ये भी 4 नंबर का टॉपिक है, कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था की, कह रहा भारतीय मतलब भारतीय कृषि की विशेषता बताइए। अभी हमने यहाँ पर देखा था क्या क्या योगदान था, अब कह रहे कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा भाई हमारे यहाँ पर विशेषता क्या? निम्न उत्पादकता। क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? निम्न उत्पादकता। देखो निम्न उत्पादकता का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो होता है लोगों के उत्पादन करने की क्षमता क्या है? बहुत कम है। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि जैसे प्रति हेक्टर भूमि पर मतलब एक साल के दौरान प्रति हेक्टर भूमि पर किए गए कुल उत्पादनों को हम क्या कहते हैं? निम्न उत्पादक, जो कि हमारे भारत में काफ़ी क्या ये लो है। ठीक है, तो ये कहने की हमारे की विशेषता। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर, अब देखो विशेषता वर्ड का मतलब क्या होता है? उसमें अच्छी भी चीज़ आ सकती है, उसमें बुरी भी चीज़ मतलब उसके बुरी भी चीज़ें कह सकते हो, खराब भी चीज़ आ सकती है। ठीक है, अलग है कि यहाँ पर वर्षा पर निर्भरता। अब ये देखो पॉइंट क्या रहा हमारे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, अगर आप रूरल एरियाज़ में अगर आप कभी जाते हो तो वहाँ पर देखना बहुत सारे जो किसान होंगे जो काफ़ी गरीब होंगे, काफ़ी सीमांत होंगे, तो वो लोग क्या होता है ना, वो बारिश के पानी के ऊपर क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, ज़्यादा सिंचाई के जो सोर्सेज मतलब रिसोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पर कहने की क्या होता है हमारे यहाँ पर, अब इसका मतलब क्या होगा? अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा, अगर बारिश कम होगी तो फसल में क्या कमी होगी। तो अनसर्टेनिटी मतलब जो अनसर्टेनिटी होती है यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला कह रहा है कि निर्वाह खेती। देखो निर्वाह खेती का मतलब क्या होता है? निर्वाह खेती का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिर्फ हम उतने ही अनाज की मात्रा का उत्पादन करें जितना कि हमारे परिवार का क्या हो, पालन पोषण हो जाए, हमारे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो उसी प्रकार की हम खेती को कहते हैं निर्वाह खेती। ठीक, तो ये भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी देखने को मिलती है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक आगतों का अभाव। अब देखो आधुनिक आगतों का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर कि जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह कह सकते हो या फिर अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती है जो प्रोडक्शन को अच्छे से काम बढ़ाए, ठीक इंक्रीज़ करे। ठीक, और मान लो ऐसा कोई मतलब जो खाद वगैरह जिनकी कॉस्टिंग कम आती हो, तो ये सारी चीज़ें कहने के क्या हमारे यहाँ पर अभी क्या इसकी कमी है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे क्या आते हैं कि एक तो हमने देखा इसका योगदान क्या होता है और एक इसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा कह रहा है भारतीय कृषि की समस्या है। अब देखो हमने विशेषता देख ली, हमने उनका योगदान देख लिया। अच्छा, क्या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है? ये सारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो भारतीय कृषि की समस्या है, तो हमारे यहाँ पर समस्या क्या है? पहली समस्या कह रहा है सिंचाई। अब देखो कह रहा है सिंचाई के साधनों का अभाव। आप ही लोग यार जैसे जाते हो, कभी आप लोग गाँव में देखा होगा या फिर आपका कुछ आपके पर्सनल खेत होंगे, तो वहाँ पर क्या अगर आपके पास क्या सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, हाँ कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन अगर ऑलमोस्ट आप देखो 20 में से ना तो 10-15 लोगों के पास नहीं और 5 लोगों के पास होगी। तो हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र में क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सिंचाई के यहाँ पर क्या जो उच्च कोटि के साथ तो ये जो सर्वोत्तम जो रिसोर्सेज होते हैं उनका क्या बड़े पैमाने पे क्या अभाव है। ठीक है, दूसरे यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कि वित्त का अभाव। अब देखो वित्त का अभाव का मतलब क्या होता है? पैसे की समस्या, क्योंकि गाँव में यार जो खेती वगैरह करते हैं ना वो लोग कौन करते हैं? जो छोटे किसान होते हैं। लेकिन अब खेती करने के लिए उन्हें किसकी जरूरत होती है? पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और जिससे बट क्या होता है उनके पास पैसे की कमी होती है, अभाव होती है। तो वही क्या होती है हमारी यहाँ पर वित्त के अभाव की एक समस्या बनती है। क्यों? क्योंकि अब कभी कभी मान लो पैसे की जरूरत को पूरा करना होता है, तो यहाँ पर 2 सोर्स होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा संस्थागत स्रोत, ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा होगा गैर संस्थागत स्रोत। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? दूसरा आपने गैर संस्थागत। अब किसान ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड होता है? गैर, जिसमें आपका साहूकार, महाजन वगैरह, रिलेटिव या रिश्तेदार वगैरह आते हैं। लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है? बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो कहने के हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है? वित्त के अभाव को भी देखा जाता है। और तीसरा यहाँ पर कह रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोण। अब परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? एक तरह की पुरानी सोच, रूढ़िवादी सोच कह सकते हो। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पर गांव में ना ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनका ना मानना है ऐसा कि वो अपनी ज़मीन पे ना वो मशीनों का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके माइंडसेट क्या कहते हैं कि अगर हम ज़मीन पर उनका यूज़ करेंगे तो जो हमारी ज़मीन होती है, जो हमारी भूमि होती है ना, वो क्या हो जाएगी, मतलब उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है ना वो खराब हो जाएगी, या फिर उनके वसूलों के खिलाफ होगा अगर वो मशीनों का यूज़ करेंगे तो। ठीक, तो ऐसे भी अभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे किसान वगैरह मिलेंगे जिनका क्या
क्या है, मतलब आउटलुक कह सकते हो, जिनकी सोच क्या है, एक प्रकार की रूढ़िवादी वाली होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखिए अगला पॉइंट, कह रहे जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण। ये पॉइंट यार काफ़ी अभी हद तक भी देखा जाता है, जमींदारों द्वारा। देखो जमींदार का मतलब क्या होता है, बहुत सारे किसान होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती है, वो दूसरे की ज़मीनों पे काम करते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि जब अनाज वगैरह होता है तो उनका क्या शोषण वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, दिक्कत होती है। इसके लग रहा है विपणन प्रणाली का अभाव। देखो विपणन प्रणाली का मतलब सिंपल से क्या होता है, अगर यार ये पॉइंट नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग एक बार मैं बता दूँ क्या लिखा हुआ है, विपणन प्रणाली का अभाव, ठीक है, विपणन प्रणाली का अभाव। अब इसका मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी क्या है ना, बड़े लेवल पे क्या ना, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं है। मतलब कि मान लो किसानों ने फसल कटने के बाद बहुत सारे प्रोसेस किया, मान लो इकट्ठा किया उसको, ठीक, एकत्रीकरण किया, अब उसको मान लो छटाई वगैरह कर दी, पैकिंग वगैरह, अब उसको बाजार बेचना बाजार में, लेकिन लोगों के पास क्या बाजार ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ की भी समस्या देखने को मिलती है कृषि विपणन प्रणाली में, ठीक है। तो ये क्या आता है अभी हमारी कृषि की समस्या है, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक हमारा कह रहा है कि अभी देखो हमने क्या विशेषता देखी, फिर उसका योगदान देखा, समस्या। अब जब समस्या होगी तो उसका सॉल्यूशन भी तो किया जाएगा ना। बट एक आपके लिए यार यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, एक ट्विस्ट आप लोगों के लिए क्या है कि यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, वैसे आपके सुधार 3 होते हैं। पहला तकनीकी सुधार होता है, ठीक है, फिर संस्थागत सुधार होता है जिसको हम भूमि सुधार भी कहते हैं, और उसके बाद आपका होता है सामान्य सुधार। बट एग्जाम के इस बार के एग्जाम में क्या रखा गया है कि आपका सिर्फ 2 ही सुधारों को पूछा गया है, एक तकनीकी सुधार और दूसरा संस्थागत या भूमि सुधार। और यार आपको मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो फोकस करना है किस पे है, वो आपका संस्थागत सुधार में। और ये कह रहा ना, ये पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ है, क्या करो, ये पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से तैयार करोगे। तो पहले हम बात करेंगे इससे तकनीकी सुधार हमारे क्या क्या किए गए हैं, ठीक है। तकनीकी सुधार, तो पहला सुधार देखो क्या किया गया कृषि क्षेत्र में कि HYV बीजों का प्रयोग किया गया। अब ये HYV का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें इसका, तो इसका हिंदी में अगर मीनिंग निकालोगे तो इसका क्या होता है, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, ठीक। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसका हाई यील्ड वैरायटी, क्या करो, हाई यील्ड वैरायटी इसकी फुल फॉर्म होती है, क्या करो। अब देखो तो आज के समय में अगर आप देखोगे ना, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाके देखो तो वहाँ पर क्या होता है, मोस्टली जो किसान होते हैं ना, वो HYV बीजों का नए नए ब्रांड जो होते हैं, नए नए कंपनी होते हैं, नए नए क्वालिटी के जो बीज होते हैं, वो सारे क्या होते हैं इस पे बेस्ड होते हैं, जिससे क्या होता है फसल क्या कम समय में क्या ज़्यादा प्रोडक्शन दे जाती है। ये तकनीकी सुधार था। दूसरा करें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। और यार पहले क्या होता था कि लोग जैविक खाद वगैरह, लेकिन आज के समय में बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है कि जो केमिकली जो खाद होती है, फर्टिलाइज़र होती है, उनका बड़े पैमाने पे क्या होता है यूज़ किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो कृषि प्रोडक्शन में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट कह रहे हैं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। अब देखो कीटनाशक, पहले ऐसे कोई सूक्ष्म ऐसी कोई सुविधा या नहीं था, या कोई ऐसा तरीका नहीं था जहाँ पर फसलें बर्बाद हो रही हो उसको हम किसी द्वारा रोका जा सके, ठीक है। फसलों की जो जड़ें वगैरह वो खराब हो जाती थी। लेकिन आज के समय में क्या था, मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं जो क्या करते हैं, जैसे कीटनाशक दवाइयों को, मतलब जो फसलों को बर्बाद होने से क्या होते हैं, बचा ले आते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक क्या होता है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट कह रहा है मशीनों का प्रयोग। आप देखो आज के समय में, तो जैसे आपने सुना होगा आज के समय में कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का, जैसे आपने नाम सुना होगा थ्रेसिंग हो गया या फिर हार्वेस्टर का, इनका बड़े पैमाने पे क्या होता है भाई, इनका यूज़ किया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि हमारे कृषि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा देखो लास्ट सुधार क्या कह रहा है, संस्थागत सुधार। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आने के, इसी को हम क्या नाम जानते हैं, भूमि सुधार भी कहते हैं। तो पेपर में आप लोग ध्यान रखना है कि आपसे कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, चाहे नाम ये दे चाहे दे आंसर ही आएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्या 3 या 4 सुधार किए थे। पहले करता कि मध्यस्थों का उन्मूलन। अब ये क्या था, देखो मैंने क्या बताया था कि वहाँ पर बाजार वगैरह नहीं होते थे, यहाँ समस्या थी, ठीक है। तो अगर मान लो बाजार हुआ भी करते थे ना, जैसे मान लो मार्केट है, क्या करो यहाँ पर, ये मान लो यहाँ पर क्या मार्केट है, ठीक है। अब मान लो कोई किसान क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई किसान चलता है, मान लेते हैं किसान का नाम क्या है, मगरू। क्या नाम है भाई, मगरू, ठीक है। तो ये मान लेते हैं क्या है, यहाँ पर मगरू है, किसान है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि यहाँ पर जाते, लेकिन जब जाते हैं वो किसी साहूकार जमींदार के खेत में काम करते थे। अब वो साहूकार जमींदार उनको क्या कर लेता है, बीच रास्ते में ही क्या कर लेता है, उनको पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि आप क्या करिए, सारी फसलों को हम आपको मतलब देंगे, नहीं तो हम अगली बार आपको काम वगैरह अपना खेत नहीं देंगे उगाने के लिए, ठीक है। तो मजबूरन क्या होता है कि उनका वहाँ कम रेट पर क्या होता है कि जमींदार या साहूकार के द्वारा क्या होता है, जो मगरू जी हैं उनकी फसलों को खरीद लिया जाता है, ठीक है। बट एक्चुअल में होता है क्या, इसका
इनका क्या होता है, बहुत बड़ा इनका नुकसान होता है, वो बहुत बड़ा ज़्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुधार लाया था संस्थागत। तो अब संस्थागत में क्या कर दिया गया कि ये जो मध्यस्थ पढ़ते थे, जो साहूकार है, जमींदार ना, इनको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से हटा दिया गया। अब कोई भी किसान मतलब आके आराम से बाजार में अपने सामान को बेच सकता है, अपने अनाज को बेच सकता है, उसको किसी के द्वारा भी कोई रोका नहीं जा सकता है। अगर इन केस अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, एक कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये क्या किया गया था यहाँ पर, मध्यस्थों का उन्मूलन। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है लगान का नियमन। देखो पहला सिस्टम क्या था भाई, पहला सिस्टम था कि आपने सुना होगा ना कि अधिया, अधिया आपने वर्ड सुना होगा कि लोग अधिया पे खेती करते हैं। क्या कह रहा हूँ, अधिया पे खेती करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था कि पहले ऐसा सिस्टम लाया गया था, ठीक है, कि अगर मान लो कोई किसान है अधिया पे तो बराबर का, लेकिन उसमें क्या था ना कि जितना भी मेहनत, पानी, पैसा वगैरह की जरूरत होती थी वो सिर्फ किसान लगाते थे, लेकिन जिसका खेत होता वो नहीं। लेकिन अब सरकार ने क्या कह दिया, सरकार ने कि अगर मान लो कोई किसान है, ठीक है, वो अगर 100 किलो अनाज उत्पादन कर रहा है तो उस 100 में से ना 3/4 मतलब जो होगा 3 हिस्सा कौन किसान लेगा और 1 हिस्सा कौन लेगा, 1 हिस्सा कौन लेगा, जाके जिसका खेत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक तरह का लगान का नियमन डाल देगा। ठीक है, तीसरा सुधार क्या कहता है, चकबंदी। भाई चकबंदी बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये, स्पेशली का अगर आप में से कोई ऐसा होगा जिसको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए। और यार वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट बिल्कुल भी इसमें कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। देखो चकबंदी का मतलब क्या था, तो चकबंदी का सीधा सा मतलब ये था कि अगर, ठीक है, ये देखो 15 साल में क्या होती है, एक बार आती है, कह रहा हूँ 15 साल में एक बार होती है। जैसे मान लो कि कोई किसान है, उसके दूर दूर खेत है, ठीक है, अब मानते कि वो क्या होता है, जाने में अप डाउन करने में बहुत दिक्कतें होती है, तो सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है। तो अगर किसी किसान को अपनी भूमि को इकट्ठा करवाना है, जो अलग अलग जगह पर भूमि फैली हुई है, अगर उसको एक जगह पे इकट्ठा करवाना है तो उस प्रोग्राम के द्वारा क्या वो करवा सकती है। ठीक है, बट दोनों पार्टनर को, मतलब दोनों लोगों को वहाँ पर क्या होगा, जहाँ से मतलब इकट्ठा करवाएगा तो दोनों को सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट अब करें सहकारी खेती। सहकारी खेती में देखो इसमें क्या कर दिया था, यहाँ पर सरकार ने किसानों को एक तरह से कह सकते हो प्रोत्साहित किया गया था कि आप लोग क्या करो, समूह में मिलकर खेती करिए। अब समूह में मिलकर करेंगे तो उनका प्रोडक्शन क्या होगा, उनका प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ना, क्या करो, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि उनका अनाज भी ज़्यादा होगा और उनको मार्केट में क्या होगा, अच्छा पैसा भी मिलेगा। क्या मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। इससे क्या होगा, दोनों का क्या होगा, भला होगा। तो ये क्या था हमारे यहाँ पर मध्यस्थों के उन्मूलन में, ये जो हमारा संस्थागत भूमि सुधार था उसमें ये सुधार किए गए थे। ठीक है, इसके मतलब संस्थागत हो गया और फिर तकनीकी सुधार वगैरह देखे थे। तो अब इस चैप्टर का भाई एक जो लास्ट कंसेप्ट है वो क्या है, हरित क्रांति। ठीक है, यहाँ से आपके 3 से और MCQ क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो पहले करें कि हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति का मतलब क्या था, हरित क्रांति का अर्थ अगर हम बात करेंगे तो हरित वर्ड का मतलब क्या होता है, फसल, और क्रांति का मतलब क्या होता है, भारी वृद्धि। क्या हो रहा है, क्रांति का मतलब क्या होता है, भारी वृद्धि। ठीक है, तो आप सिंपल से कह सकते हो कि फसलों के उत्पादन में होने वाली, क्या करो, फसलों के उत्पादन में होने वाली भारी वृद्धि को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ पर हरित क्रांति थी ना, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड था ना, उसको 2 तरह से देखा गया था। क्यों, कितनी तरह से, 2 तरह से देखा गया था। पहला क्या रखिए 1960 के मध्य से 1970 के मध्य। अब देखो जब इस टाइम पे देखा गया ना, तो यहाँ पर क्या देखा गया था कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में सिर्फ गेहूं और चावल, कह रहे हो, सिर्फ गेहूं और चावल के फसलों का जो उत्पादन था ना, वो बहुत तेजी से क्या होता, बढ़ा था। ठीक है, तो इसके 2 दौर बताए गए थे। पहला 1960 से 1970 के मध्य का। तो इसमें क्या देखा गया था कि जो फसलों के उत्पादन में क्या तेजी से क्या होती, वृद्धि होती। कौन से फसलों में, गेहूं और चावल के। ठीक है, गेहूं और चावल के। जो दूसरा दौर हमारा था, कह रहे कि 1970 के मध्य से 1980 के मध्य में। अब यहाँ पर क्या देखा गया था, यहाँ पर ये देखा गया था जो हमारे यहाँ पर हरित क्रांति ना, तो पूरे भारत में नहीं थी, वो कुछ लिमिटेड एरिया में देखी गई थी, लिमिटेड स्टेट में देखी गई थी। जैसे कि सिर्फ क्या पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में देखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो यूपी, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार हो गया, ठीक, केरल वगैरह हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में, वहाँ पर ऐसा कोई परिवर्तन वगैरह नहीं देखा गया था। ये 2 दौर था। पहला क्या कह रहा हूँ, 1960 से 1970 में 2 फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। दूसरा कहता है 1970 से 1980 के बीच में पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में, मतलब जो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है,
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका देखो, हरित क्रांति के लाभ और हानि पूछा सकता है, और यहाँ पर विशेषता, ठीक है, लगभग इसी में से आप विशेषता भी निकाल सकते हो और लाभ हानि भी, ठीक। मैंने इसको विशेषता में ही कन्वर्ट कर रखा है। कह रहा हरित क्रांति की विशेषताएं क्या थी, तो सिंपल ही बात है, जब हरित क्रांति आई थी जहाँ भी आई थी कुछ एरिया में, तो वहाँ पर फसलों के उत्पादन में क्या हुई थी, तेजी से क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, और फसलों के उत्पादन में वृद्धि को ही क्या नाम दिया गया भाई, वो क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति, ठीक है। दूसरा कह रहा है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती हो। अब यहाँ पर जब हरित क्रांति से आई ना, तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि जो हम पहले कौन सी खेती करते थे, निर्वाह खेती करते, जो कि हमारी कृषि की एक विशेषता थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, तो आप लोग पहले जाके वीडियो, मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे जो डे 1 डे 2 लेके आपका जो डे 16 तक का ना, सारे मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अदरवाइज क्या आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती, तो पहले लोग हमारे यहाँ पर कौन सी खेती करते थे, निर्वाह, लेकिन अब लोग जब हरित क्रांति के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने क्या कर दिया, व्यापारी मतलब बाजार के लिए खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है। और सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। मैंने क्या था कि पहले हमारे किसानों का दृष्टिकोण क्या था, रूढ़िवादी विचारधारा से थे, वो आधुनिक चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा हरित क्रांति को, सुना समझा, तो इससे क्या होगा कि उनके दृष्टिकोण में क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्या हुआ, बदलाव आवे, जिससे कि उन्होंने क्या कर दिया, अपने प्रोडक्शन के लेवल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और लास्ट पॉइंट करें खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भरता। पहले क्या होता था कि जो भी खाने वाली फसलें होती थी, मतलब जो भी गेहूं वगैरह हो गया, ठीक है, चावल वगैरह, तो हम कुछ मात्रा में दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन हरित क्रांति से हमें क्या हुआ, हम मतलब उस चीज़ के उत्पादन में क्या हो गया, पूरी तरह से इंटर डिपेंड हो गया, क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का चांस है कि हरित क्रांति की सीमाएं। देखो सीमाएं वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो हरित क्रांति थी उसकी क्या क्या कमियां देखने को मिलती है, क्या क्या उसकी कमियां बताना भाई, ठीक है। तो पहली कमी क्या थी इसकी, तो सीमित फसलें थी। अब बताओ मेरे को कि जो हरित क्रांति था, क्या उसमें सभी फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा था क्या, आप लोगों को नहीं। सर कौन सी 2 फसलों का बढ़ा था, गेहूं और चावल की। तो यहाँ पर पहली कमी क्या निकाल दी गई कि जो हरित क्रांति थी वो सभी फसलों के लिए क्या थी, उचित नहीं थी, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि असमान प्रसार। असमान प्रसार का मतलब मैंने बता दिया, क्या हरित क्रांति जो थी वो क्या हर एक स्टेट में गई थी, हर एक स्टेट में उसके लक्षण देखे गए थे, आपको अगर नहीं नहीं, तो किस में देखे थे, सिर्फ पंजाब हो गया, हरियाणा और तमिलनाडु में देखे गए थे, ठीक है। अगला कह रहा है सीमित कृषक आबादी। अब देखो ये जो हरित क्रांति है, जो लाभ था, क्या सभी किसानों को हुआ, नहीं, क्यों, क्योंकि जिस स्टेट में गई होगी, जिस जगह में गई होगी, तो वहां पर अगर मान लो कोई किसान हो गेहूं वगैरह नहीं उगाता है, वो कुछ और उगाता है, तो उसको फायदा हुआ नहीं। तो यहाँ पर क्या था, सीमित कृषक आबादी तक ही पहुंची थी हरित क्रांति। और यहाँ पर क्या था कि आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता का मतलब क्या था कि जो हरित क्रांति का जो लाभ था, ठीक है, वो किसानों, जो छोटे किसान थे वो तो उठा नहीं पाए, लेकिन जो बड़े किसान थे उनके द्वारा क्या गया था, उठाया गया था, ठीक है। तो गाइज ये क्या होता है कि हमारा जो 25 दिन 25 मैराथन का जो डे 17 भी कंप्लीट होता है बहुत अच्छे तरह से। आप लोग यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप बिल्कुल भी करो, इसमें नहीं कमी करना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो रहेगा डे 18, उसमें भी हम देखेंगे और जो बेहतरीन हमारे जो क्वेश्चन होंगे। तो यार आप लोग वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।